स्वागत है आपका रिवीजन थ्रू सिंगेज सीरीज में। और आज हम लोग थर्ड लेक्चर कर रहे हैं, मतलब लॉज ऑफ मोशन का सेकंड लेक्चर है। पहला काइनेमेटिक्स किए थे, दूसरे लेक्चर में हम लोग 10 क्वेश्चन किए थे लॉज ऑफ मोशन के, सिंगेज के। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो मैंने उठाया है उसमें एक इस तरह से सर्कल है, जिस सर्कल का ये सेंटर है मान लीजिए O, इस सर्कल का रेडियस R है। इस A पॉइंट पर एक स्प्रिंग कनेक्टेड है, फिक्स्ड है। इस स्प्रिंग का दूसरा एंड इस B पॉइंट से कनेक्टेड है और B पर एक बीड लगा हुआ है। बीड क्या होता है? मोती, मनका। ये जो बीड है बोलते हैं मोती। मोती देखे होंगे आप लोग सब लोग। तो मोती जिस धागे में होता है ना, उसी में वो चल सकता है। तो ये बीड इसी के पाथ के अलोंग चल सकता है, इसलिए मैंने लिखा है रिस्ट्रिक्टेड टू मूव इन द ट्रैक। इसी ट्रैक में ही चल सकता है। बिल्कुल ऐसा सवाल मैंने कराया था स्प्रिंग फोर्स में, वहां पे मैंने बीड की जगह उसको रिंग कहा था। इसका मासम है, ये जो स्प्रिंग है इसका नेचुरल लेंथ L0 है, ठीक है। और उस नेचुरल लेंथ का वैल्यू कहा गया है क्वेश्चन में कि वो कितने के बराबर है? R के बराबर, रेडियस के बराबर, ठीक। स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है। कह रहा है क्वेश्चन कि जब इसको यहां से रिलीज कर देंगे, बताइए इस पे कितना नॉर्मल लगेगा और इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। चलिए शुरू करते हैं, इसका एक वीडियो बनाते हैं। 5 फोर्स हम लोग पढ़े हैं मैकेनिक्स में: नॉर्मल, टेंशन, फ्रिक्शन, स्प्रिंग फोर्स और कौन छूट गया? mg, नॉर्मल, टेंशन, फ्रिक्शन और kx, स्प्रिंग फोर्स। ये 5 फोर्स। फ्रिक्शन अभी हम लोग हटा के चल रहे हैं, फ्रिक्शन अभी नहीं कर किए हैं, लॉज ऑफ मोशन चल रहा है अभी हम लोग। तो 4 ही फोर्स दिखाना है। दिखाइए। सबसे पहले इसका वेट, ये r में बिठा दे रहा हूं। सबसे पहले इसका वेट mg नीचे की तरफ रहेगा क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड है। हम जान के इसको यहां तक बनाए ताकि आपको ये दिखे कि ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री, ताकि आपको दिखे कि ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री, ठीक है। दूसरा mg दिखा दिए। दूसरा फोर्स होता है नॉर्मल। नॉर्मल जो होता है, आराम से देवाशीष, mg हमेशा ब्लॉक पे वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। नॉर्मल जो होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर का मतलब यहां पहले टैंजेंट ड्रॉ करो। ये हो गया क्या? यहां पे टैंजेंट, और टैंजेंट का परपेंडिकुलर, तो सर्कल का परपेंडिकुलर उसका रेडियस होता है ना। रेडियस और टैंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। क्लास 10 से आप लोग पढ़े हैं। ये है इसे, तो इस पे नॉर्मल सरफेस से दूर ब्लॉक पे लगता है ऐसे। अच्छा, रेड पेन से दिखाए, सब रेड से दिखाएंगे। इस पे नॉर्मल ऐसे जाएगा, रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप? mg दिखा दिए, नॉर्मल दिखा दिए। अब आगे चलिए, स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग का फोर्स कर लेगा। अच्छा, उससे पहले थोड़ा एंगल का बात कर ले। और गौर से देखिएगा, ये जो है वो क्या है? रेडियस। ये क्या है? और ये भी क्या है? मतलब अगर इस ट्रायंगल को देखें, ये रेडियस, ये भी रेडियस, ये पूरा स्प्रिंग, तो ये दोनों साइड इक्वल है। मतलब इसके सामने का ये एंगल और इसके सामने का ये एंगल क्या होगा? मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा? और ये पूरा कितना था? तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 30। एंगल्स क्लियर हो रहा है? अब स्प्रिंग फोर्स, तो आप याद करो, स्प्रिंग को अगर हम लोग कंप्रेस करते हैं तो स्प्रिंग अपने से दूर फोर्स लगाता है। मान कीजिए कि एक स्प्रिंग ऊपर बांध दिया है और उसको कंप्रेस कर रहा है। कंप्रेस करके ब्लॉक को छोड़ोगे तो ब्लॉक किधर जाएगा? नीचे, है ना, क्योंकि स्प्रिंग अपने से दूर फोर्स लगाता है अगर स्प्रिंग क्या हो? कंप्रेस हो। अगर स्प्रिंग खिंचा हुआ हो, छोड़ेंगे तो अपने तरफ। तो स्प्रिंग फोर्स में हमने क्या पढ़ा है कि स्प्रिंग फोर्स कितना होता है? kx, और ये किधर लगता है? तो दो केस है, टुवर्ड्स द स्प्रिंग, टुवर्ड्स द स्प्रिंग कब? इफ द स्प्रिंग इज elongated, if the spring is elongated, अगर स्प्रिंग क्या हो? elongated हो तो। और away from स्प्रिंग लगता है if the spring is compressed, और वो कितना लगता है? kx, k into x। x क्या है? कि उसके लेंथ में कितना चेंज हुआ,
तो पहले तो हम लोग को ये पता करना पड़ेगा कि ये लेंथ है कितना। अगर स्प्रिंग का लेंथ उसके नेचुरल लेंथ से ज्यादा हुआ, अगर स्प्रिंग का लेंथ उसके नेचुरल लेंथ से ज्यादा हुआ, मतलब वो क्या है, इलोंगेटेड है, वो खिंचा हुआ है। और अगर स्प्रिंग का लेंथ उसके जितना नेचुरल लेंथ है उससे क्या हुआ, मतलब वो क्या है, कंप्रेस्ड है। ये लेंथ कितना होगा वो पता कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे, देखिए ये देखिए ये लेंथ, ये एंगल कितना है 30 डिग्री है ना, तो ये लेंथ कितना होगा, ये तो r है, देखिए OB लेंथ कितना है r, ये 30 है तो r का इधर तरफ कंपोनेंट होगा r cos 30, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा r, और ये कितना हो जाएगा r sin 30। ये बात आप समझ पा रहे हैं कि मैं अलग से दिखाऊं, फिर से समझिए, कोई बात नहीं। इस लेंथ को, इस ट्रायंगल को मैं अलग से यहां दिखा देता हूं। ये वो mg वाला लाइन था, ये वो b है, ये o है, तो ये तो रेडियस है ना r, ये एंगल कितना है 30, तो क्या आप ये एंगल निकाल सकते हो, इसको मैं x1 कह देता हूं। तो इस ट्रायंगल से क्या लिखोगे, थीटा के सामने मतलब क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, बोलो, और ये क्या है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, p बाय h क्या होता है, sin थीटा, sin 30 कितना हो जाएगा, हाँ, तो x1 कितना हो जाएगा r/2, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा r/2। सिमिलरली ये लेंथ कितना हो जाएगा, यहां से लिख सकते हैं, ये y1 मान लो, तो y1 बाय r इज इक्वल्स टू cos 30, तो y1 कितना हो जाएगा, cos 30 होता है √3/2, ये जगह √3r/2, तो ये लेंथ कितना हो गया √3r/2, और ये लेंथ तो r है। अब इस ट्रायंगल से गौर से देखिए, फिर से मैं ट्रायंगल बना दे रहा हूं, ये वो mg वाला लाइन है, ये वो स्प्रिंग वाला लाइन है, ऐसे, यस, ये यहां से यहां तक का लेंथ कितना है r + r/2, कितना हो जाएगा, और ये कितना हो गया, तो ये लेंथ निकाल सकते हैं क्या हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से। लेकिन मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन में होशियारी कर रहा हूं, देखिए यहाँ r/2 है, यहाँ भी r/2 है, तो r/2 तो ये होगा ही, बाकी अंडर रूट बचा, जो यहाँ क्या बचा 3 उसका स्क्वायर और √3 का स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस का हम इस तरह भी यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो 9 3 कितना हो गया 12, 12 होता है 2√3, तो ये कितना हो गया √3r। स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है कितना r, और हमने कितना लिखा है, तो √3r, r से बड़ा होता है कि छोटा होता है, बड़ा होता है, √3r का वैल्यू 1.73 होता है, तो मतलब स्प्रिंग का जो अभी लेंथ है वो इसके नेचुरल लेंथ से क्या है, ज्यादा है। मतलब ये स्प्रिंग इलोंगेटेड है कि कंप्रेस्ड है, इलोंगेटेड है, बोलो, इसका मतलब इस पर फोर्स किधर लगेगा, तो जब स्प्रिंग इलोंगेटेड हो तो टुवर्ड्स द स्प्रिंग, मतलब यहां पर फोर्स लगाएंगे, यहां पर फोर्स लगाएंगे, और किधर, स्प्रिंग के तरफ, ऐसे इस ब्लॉक पर फोर्स स्प्रिंग के तरफ लगेगा, और स्प्रिंग फोर्स होता कितना है kx, स्प्रिंग फोर्स कितना होता है kx, तो k का वैल्यू दिया हुआ है, k कितना है √3 + 1 mg/r, और x मतलब कितना वो इलोंगेट किया है, कितना वो इलोंगेट किया है, तो लेंथ है कितना √3r, और पहले कितना था, तो कितना बढ़ा है, दिस माइनस दिस, r कॉमन, √3 माइनस r कट गया, √3 + 1 × √3 - 1 2 mg, तो ये वाला स्प्रिंग फोर्स कितना होगा 2 mg। चीजों को समझ पा रहे हैं, पहला काम था एफबीडी बनाना, मैकेनिक्स के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का पहला स्टेप क्या होता है, एफबीडी बनाना, और अब जाके हम लोग का एफबीडी कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप, स्टेप नंबर 2 क्या होता है, आप दो एक्सिस लीजिए, दो एक्सिस लीजिए, दो परपेंडिकुलर एक्सिस, अगर पार्टिकल मूव कर सकता है तो पहला एक्सिस मोशन की तरफ लेना है, ये पार्टिकल मूव कर सकता है इधर या इधर, टेंजेंशियली मूव करेगा, इस इंस्टेंट में मोशन तो टेंजेंशियली होगा, एक हम लोग टेंजेंशियल ले लिए, दूसरा रेडियल, ये वाला रेडियल हो गया, दूसरा क्या हो गया टेंजेंशियल, दो डायरेक्शन ले लिए। तीसरा स्टेप क्या था,
लीव द फोर्सेस एज इट इज विच इज अलोंग द एक्सिस। जो एक्सिस के तरफ फोर्स को क्या कीजिए, एज इट इज छोड़ दीजिए। इसमें एक्सिस के अलोंग कौन है, टेंजेंट में कोई है, नॉर्मल में है, मतलब इस डायरेक्शन में कोई है, कौन है, नॉर्मल ही, तो इसको छोड़ दीजिए। जो फोर्स एक्सिस में नहीं उसको कंपोनेंट ब्रेक करना है। तो चलिए ब्रेक करते हैं इस mg को। ठीक है, डायग्राम बहुत छोटा हो गया, थोड़ा सा और बड़ा बनाना चाहिए था। इस mg के दो कंपोनेंट होंगे, इधर की तरफ होगा mg, दोनों के बीच का एंगल देखिए कितना है, cos 30, तो कितना हो जाएगा, mg cos 30 होता है √3/2, और इस mg का इधर की तरफ कंपोनेंट हो जाएगा mg sin 30, मतलब mg/2। mg का काम हो गया। अब इसका कंपोनेंट चलिए, ये जो 2mg है इसका इधर की तरफ कंपोनेंट 2mg, और इनके बीच का एंगल कितना है 30, तो cos 30 फिर से कितना हो गया, और 2mg का इधर की तरफ कंपोनेंट कितना हो जाएगा 2mg sin 30, तो हाफ होता है, तो 2mg into हाफ mg हो जाएगा। समझ पा रहे हैं देवाशीष? पक्का? इस डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं होगा। ऐसा थोड़ी हो कि ये इस रिंग को तोड़ के, सर्कुलर ट्रैक को तोड़ करके बाहर चल जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। मतलब इस डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं होगा, जितना फोर्स उधर उतना ही फोर्स उधर। इधर कितना फोर्स है m, इधर की तरफ कितना फोर्स है mg √3/2 प्लस √3/2 into 2mg, √3/2 कॉमन ले लेंगे, 2mg प्लस mg 3mg, ये हो जाएगा 3√3mg/2। और यही शायद पूछा है हम लोग से, और जो सिंगेज में क्वेश्चन उसमें यही पूछा है। मैंने आपसे एक और चीज पूछ लिया है, एक्सेलरेशन बता दीजिए। देखो ये एक्सलेट करेगा इधर, इधर में किधर भी, इधर कितना फोर्स लग रहा है, इधर, तो नेट फोर्स किधर लग रहा है, इधर, ये mg मतलब ज्यादा है, ये mg/2 क्या है, कम है, तो नेट फोर्स किधर लग रहा है, इधर, कितना, mg माइनस, तो फोर्स कितना हो गया, और फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू, उसको मैं 80 कह देता हूं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, क्योंकि टेंजेंट के अलोंग है, तो mm कट गया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, आज समझ, बिल्कुल ऐसा ही सवाल हम करवाए थे, खाली डायग्राम थोड़ा सा अलग था। ठीक है, इसको लिखिए, फिर अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगले सवाल में देखिए एक इंक्लाइंड प्लेन दिया हुआ है, ये जो ऐसे बनाया हुआ है क्या है, एक इंक्लाइंड प्लेन। एक कॉपी दीजिए कोई, मैं था कोशिश करता समझाने का। देखिए ये जो डायग्राम ऐसे दिया हुआ है ना, ये एंगल 30 डिग्री, ये क्या है, एक इंक्लाइंड प्लेन है। आप इसको ऐसे समझिए, ये ऐसे है, ये इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, जिसका इंक्लिनेशन कितना है हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री। ठीक, अब अगर यहां कोई पार्टिकल होगा तो आपको याद हो, यहां पे अगर कोई पार्टिकल होगा तो उसका दो कंपोनेंट होगा वेट का, इधर की तरफ mg sin 30 किधर होगा, इधर की तरफ, और दूसरा इधर की तरफ mg परपेंडिकुलर में क्या होगा, mg cos 30, जिसको नॉर्मल बैलेंस करेगा। मतलब ये जो पार्टिकल है इस पर अलोंग द इंक्लाइंड जो ऐसे लाइन होगा उसमें कितना एक्सेलरेशन होगा, g sin थीटा। इंक्लाइंड प्लेन पे अलोंग द इंक्लाइंड कितना एक्सेलरेशन होता है, g sin थीटा। अब मैं इसको इधर नहीं जाने दे रहा हूं, यहां पे मैंने ग्रूव करके रखा है। ग्रूव मतलब होता है खांचा, जिसमें कोई चीज फंस के मूव कर सकता है। तो यहां ऐसे ग्रूव है, तो ये इधर की तरफ जा सकता है, तो इधर की तरफ एक्सेलरेशन था g sin थीटा। अब ये इधर कितने से मूव करेगा वो डिपेंड करेगा यहां का एंगल कितना है। इस एक्सेलरेशन का इधर की तरफ क्या लेंगे हम लोग, कंपोनेंट लेंगे। तो बेसिकली क्या है कि ये जो पार्टिकल है इसका, ये देखिए ये इंक्लाइंड प्लेन ऐसे दिखाया है, तो इसका इंक्लिनेशन इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग जो एक्सेलरेशन होगा ऐसे इस लाइन के पैरेलल ऐसे, ये एक्सेलरेशन कितना होगा, g sin थीटा, और वो थीटा कौन सा वाला लेंगे, जो इंक्लाइंड प्लेन का एंगल है, ये थीटा। तो इधर का एक्सेलरेशन क्या होगा, g sin थीटा। ठीक है, और अगर मैं इस एंगल को फाई कहूं तो इसका इधर की तरफ एक्सेलरेशन कितना होगा, ये वाला एक्सेलरेशन कितना होगा, तो इन दोनों के बीच का एंगल। ठीक है, देखिए ध्यान से ये एंगल कितना होगा, ये भले आपको यहां नहीं दिख रहा हो, ये 90 डिग्री है। कौन से देखिए, ये ऐसे है, ये वाला g sin थीटा ऐसे है, इस लाइन के अलोंग है, ये ऐसे है, और ये ग्रूव है ऐसे। तो अब देखो ये वाला लाइन और इसके बीच का एंगल कितना है, 90। ये अगर फाई है तो ये कितना होगा, 90 माइनस।
ये एंगल कितना होगा 90 माइनस 5। तो जी साइन थीटा का इधर की तरफ कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जी साइन थीटा इंटू कॉस 90 माइनस 5, मतलब जी साइन थीटा इंटू साइन 5। ठीक है, आगे से अगर आपको याद ही रखना हो तो दोनों एंगल का साइन वाला कंपोनेंट लिख दीजिए, लेकिन चीजों को याद तभी रखना है जब वो बहुत इंपॉर्टेंट हो, बहुत जरूरी हो, यहां आपको समझना था। अब ये एक्सलेशन निकल गया तो काम बन गया, खाली ये 3D में समझना आना चाहिए। ये एक्सलेशन निकल गया, इसको यहां से रिलीज किया, इनिशियल वेलोसिटी 0, डिस्टेंस दिया हुआ है 5 मीटर, आपसे पूछा कितना टाइम में पहुंचेगा, तो s = ut प्लस हाफ at स्क्वायर खाली निकाल देना था। इसका एक्सलेशन मैं वापस आपसे आपको समझा रहा हूं। सवाल क्या है इस क्वेश्चन में, एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, मैं यहां समझाने की कोशिश करूं ऐसे थोड़ा करके। अब ये इंक्लाइंड प्लेन है ऐसे, तो अगर यहां पे एक पार्टिकल हो इस इंक्लाइंड प्लेन पे यहां पे, तो ये पार्टिकल का एक्सलेशन इधर की तरफ होगा जी साइन थीटा, नीचे की तरफ होगा जी साइन थीटा, ये ऐसे होगा जी साइन थीटा, ठीक है, ऐसे होगा। अब अगर मैं ऐसे ग्रूव कर दूं, खांचा बना दूं ऐसे, तो इसका इधर की तरफ एक्सलेशन कितना होगा, इस एंगल को देखना पड़ेगा। देखिए ये वाला लाइन, ये लाइन, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वाला वर्टिकल है, एंगल कितना होगा 90। तो इस ग्रूव का अगर इसके साथ एंगल फाई है, तो ये वाला कितना होगा 90 माइनस 5, तो इसका इधर की तरफ कितना हो जाएगा, मान लीजिए इधर जी साइन थीटा था, तो जी साइन थीटा इंटू कॉस 90 माइनस 5, तो साइन 5। समझ गए? अब ये हो गया तो बल्ले बल्ले काम बन गया। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, जी मतलब 10, साइन थीटा, साइन 30 हाफ होता है, साइन 5 यहां भी 30 है तो हाफ, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इक्वेशन लिखिए s = ut प्लस हाफ at स्क्वायर अलोंग द इंक्लाइंड। तो s कितना है 5 मीटर, ut कितना है 0, कि u यहां पे रिलीज किए थे, हाफ a कितना है 2.5 इंटू टी स्क्वायर, तो 2.5 से 5 कट जाएगा 2 बार में, 2 2 जा 4 = टी स्क्वायर, देयरफॉर t कितना हो जाएगा 2 सर। समझ गए इसको पक्का, इसको नोट कीजिए फिर अगला सवाल करेंगे। तो चलिए 13 और 14 नंबर सवाल डिस्कस करते हैं। ऐसा सवाल बिल्कुल मैंने HCV का कराया भी है, ठीक है। इसमें क्या है, एक बॉक्स है, इस बॉक्स को उसने क्रेट बोला है ताकि आप कंफ्यूज हो जाइए इतना खतरनाक वर्ड सुन के। इसका बॉक्स का मास है 50 किलो, इसमें एक मैन है उसका मास है 100 किलो, और कह रहा है कि ये मैन इस रोप को खींच रहा है, मैन रोप को नीचे खींचेगा तो रोप मैन को ऊपर खींचेगा टी से, सेम धागा में टेंशन सेम होता है, सेम धागे में टेंशन सेम होता है, तो यही धागा यहां आएगा, इसलिए टेंशन कितना रहेगा टी रहेगा, ठीक है यहां तक। अब अगर इस सिस्टम को देखें तो इस सिस्टम का वेट नीचे रहेगा कितना 100 और 50 कितना हो गया 150 न्यूटन, और ये सिस्टम ऊपर एक्सलेट कर रहा है कितने से 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो इक्वेशन लिखिए, ऊपर की तरफ कितना फोर्स हो गया 2t माइनस नीचे कितना फोर्स हो गया 150, अच्छा सॉरी 1500 होगा, 1500 इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास 150 इनटू एक्सेलरेशन 5, तो 2t इज इक्वल्स टू ये हो गया 750 2250, तो टेंशन कितना हो जाएगा 1125 न्यूटन। बताइए इतना आसान सवाल पूछा था आपसे, ये पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट में पूछा बताइए दोनों के बीच का नॉर्मल कितना होगा, तो सिर्फ इस मैन का एफईडी बना लेते हैं। सिर्फ मैन को देखिए, तो मैन जो है इस रोप को नीचे खींच रहा है, तो रोप मैन को ऊपर खींच रहा है टी से, इस मैन का वेट नीचे रहेगा 100 न्यूटन 1000 न्यूटन, ठीक है, mg नीचे, टेंशन खींच रहा है रोप को तो रोप उसको ऊपर खींचेगा, और इस पर नॉर्मल भी ये सरफेस रहेगा ऊपर की तरफ, n1 मान लेते हैं, यही आपको निकालना है। और ये मैन रुका हुआ है कि चल रहा है, चल रहा है, किधर जा रहा है ऊपर, a = 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इक्वेशन लिखना आता है देवाशीष,
ब्लॉक जिधर एक्सलेट करे उधर वाले फोर्स को पहले लिखना है, ठीक है? तो क्या लिखेंगे? N1 प्लस टी, N1 प्लस टी। उसके अपोजिट वाले फोर्स को लिखिए -1000 इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका मास था 100 kg, तो 500, तो N1 हो गया 1500 माइनस टी, और टी का वैल्यू पता है 1125, तो 475 नहीं सर 375 होगा माइनस करने पे, 375 न्यूटन। ये 13वां नंबर सवाल था, ये 14वां नंबर था। सो कीजिए, फिर अगला सवाल करते हैं। चलिए अगला सवाल हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि ये दो बीड है, ये इस ट्रैक में मूव कर सकता है, इसका मास m है, इसका भी मास m है, इनके बीच एक धागा बना हुआ है टाइट 45 डिग्री। जब इसको रिलीज करेंगे तो आप बताइए इस धागे में टेंशन कितना होगा, और मैं ये भी पूछ सकता हूँ इनका एक्सप्रेशन कितना होगा। तो फिर 3D बनाइए, इसका वेट mg नीचे लगेगा, इस पे नॉर्मल इधर लगेगा, और टेंशन इधर लगेगा। थोड़ा सा वेट कर देता हूं। चलिए वापिस आ जाते हैं। तो इस रिंग का वेट mg नीचे लगेगा, नॉर्मली रेडियली आउटवर्ड, नॉर्मल रेडियली आउटवर्ड, और टेंशन T ऐसे लगेगा। इस बीड का FBD बना है तो इसका वेट mg नीचे लगेगा। अच्छा, इसको मैं रेड से बनाता हूं ताकि दिक्कत ना हो। इसका वेट mg नीचे लगेगा, सेम धागा है तो टेंशन T ऐसे लगेगा, और नॉर्मल इस पे ऊपर लगेगा। N1 N2 कर देते हैं नॉर्मल को, ये N2 और ये N1। तो देखिए ये वाला T का दो कंपोनेंट होगा, दो डायरेक्शन तो हम लोग लेंगे। मोशन को जज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? दो डायरेक्शन लेते हैं, एक हम लोग रेडियली, दूसरा क्या लेंगे? टेंजेंशियली, क्योंकि टेंजेंशियली मूव करेगा। तो T का कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, T का इधर की तरफ कंपोनेंट क्या हो जाएगा? T cos 45 मतलब T by रूट 2, इधर की तरफ T by रूट 2 ही sin 45 वही होता है। ठीक है, इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं होगा तो N1 का वैल्यू T by रूट 2 के बराबर होगा। अगर T निकल जाए तो N1 का वैल्यू अगर पूछा जाएगा आगे से तो वो भी निकाल सकते हैं। बाकी ये मान लीजिए इधर जाएगा A से, तो ये वाला बीट इधर जाएगा A से, क्योंकि सेम धागा से कनेक्टेड है। अगर ये A इधर से जाएगा तो ये भी A से इधर जाएगा। ये 45 तो ये एंगल भी 45, तो T का इधर की तरफ कंपोनेंट क्या हो जाएगा? फिर से T by रूट 2, और इधर की तरफ भी T by रूट 2। इस डायरेक्शन में मोशन नहीं होगा तो क्या लिखेंगे? N2 इज इक्वल्स टू नीचे की तरफ mg प्लस T by रूट 2। मतलब अगर T का वैल्यू निकल गया तो N2 भी निकल जाएगा। अब इस वाले रिंग के लिए इक्वेशन लिखिए, ये किधर जा रहा है? नीचे ना, तो क्या इक्वेशन लिखोगे? mg माइनस T by रूट 2 इज इक्वल्स टू पहला इक्वेशन। और ये इधर जा रहा है, इधर की तरफ से को चलाने वाला फोर्स तो एक ही है, T by रूट 2 इज इक्वल्स टू ma। ऐड कर दीजिए तो T by रूट 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो mg इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 2ma। mm कटा, a का वैल्यू कितना हो गया? g by 2। हम लोग लिख सकते हैं T by रूट 2, या इस वाले इक्वेशन से T by रूट 2 इज इक्वल्स टू था ma, m into g by 2। ये रूट 2 से 2 कट जाएगा रूट 2 बार में, तो टेंशन कितना हो गया? mg by रूट 2। और ये वैल्यूज यहाँ रख देते तो N1 N2 आ जाता, लेकिन हम लोग से सिर्फ टेंशन ही पूछा था इसलिए यही आंसर हो गया। बाकी N1 N2 पूछता तो इसमें रख देते, इजी पीजी, जब पे नीचे। चलिए इस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि एक ब्लॉक A है, इसका मास नहीं दिया हुआ, लेकिन इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ 12t है, मतलब वेरिएबल एक्सेलरेशन है। इसका एक्सेलरेशन की तरफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ना धागा मिसिंग है और इसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी मिसिंग है, तो हम लोग ए भी दिखा दे नीचे। ठीक, सवाल ये कह रहा है कि सिस्टम को रिलीज करिए, मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। आपको बताना है कितने टाइम बाद, फाइंड द टाइम आफ्टर विच ब्लॉक बी विल अगेन कम टू रेस्ट। मतलब वह टाइम बताना है जब बी का वेलोसिटी क्या हो जाए? 0 हो जाए। बी का वेलोसिटी, तो बी का वेलोसिटी के बारे में कब सोच पाएंगे? जब बी का एक्सेलरेशन आ जाए। बोलो, और बी का एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे?
तो जब ब्लॉक्स फुली ब्लॉक सिस्टम में कनेक्टेड होते हैं धागे से, तो हम लोग क्या लिखते हैं? स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लिखते हैं। यहाँ ज्यादा ब्लॉक है इसलिए लड्डू नहीं खिला सकते। इस धागे में टेंशन T, यहाँ T ऊपर, इसमें T इधर हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा? 2T। 3 ब्लॉक होता है तो हम लोग नॉर्मल सिग्मा T डॉट A 0 करते हैं। तो कीजिए T इंटू 12T, तो कैपिटल T इंटू 12T। इसके लिए क्या करेंगे? माइनस 2T इंटू AB, और इसके लिए माइनस T इंटू 3, अपोजिट है इसलिए। ठीक है, ये डायरेक्शंस दिए हुए थे एक्सप्रेशन के। ठीक है, T तो सब जगह से कॉमन लेके कट गया, ये हो गया 12T माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2AB। तो AB का वैल्यू हो गया 6T माइनस 3/2। ये हो गया B का एक्सलेशन। और एक्सलेशन क्या होता है? dV बाई dt। तो ये लिखेंगे VB dVB बाई dt। एक्सलेशन ऑफ B क्या लिखेंगे? dVB बाई dt। B मतलब बस ये लगा दी, बाकी dV बाई dt है। तो dVB इज इक्वल्स टू 6T dt माइनस 3/2 dt। इसको इंटीग्रेट करिए, जब टाइम 0 है तब रिलीज किए तो वेलोसिटी 0 है, कितने टाइम के बाद वापस से वेलोसिटी 0 होगा? तो dV का इंटीग्रेशन V हो जाएगा, 0 माइनस 0 पुट करेंगे तो 0 ही रहेगा। 6 कांस्टेंट बाहर, T dt का इंटीग्रेशन T स्क्वायर बाई 2, तो 6 कट गया 2 से तो 3T स्क्वायर, और T पुट करेंगे तो यही रह जाएगा, 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, उसको छोड़ दीजिए। 3/2 बाहर, dt का इंटीग्रेशन T पुट करेंगे तो यही रह जाएगा, 0 पुट करेंगे तो इधर, इसको इधर भेज दीजिए। तो 3/2 इज इक्वल्स टू 3T स्क्वायर। तो एक T से T कटा, 3 से 3 कटा, तो T का वैल्यू कितना आ गया? हाफ सेकंड, मतलब 0.5 सेकंड। ये आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन, लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कंस्ट्रेंट रिलेशन और काइनेमेटिक्स के चीजों को मिला दिया। पहले इसको देखिए, चलिए अगले 2 सवाल की तरफ चलते हैं, 17 और 18। पहले 17 पे आते हैं। ये एक ट्रायंगुलर वेज है, इसका मास m1 है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, इसका मास m2, और जब ये ब्लॉक इस पर चल रहा है तो इस ब्लॉक का वेलोसिटी कांस्टेंट है। इसका मतलब अगर इस ब्लॉक का वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन क्या है? 0 है। तो इस ब्लॉक पर नेट फोर्स क्या होगा? 0। और क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि जब ये इस पर चल रहा है तो ये जो ट्रायंगुलर वेज है ये क्या है? फिक्स्ड है, ये नहीं चल रहा, ये रुका हुआ। तो आगे कह रहा है कि अगर इस ट्रायंगुलर वेज और इस सरफेस के बीच में नॉर्मल कैपिटल N है, तो बताइए कौन सा सही ऑप्शन होगा? नॉर्मल का वैल्यू m1 प्लस m2 इंटू g होगा, या ये होगा, या ये है। सबसे पहले इस ब्लॉक का वीडियो बनाते हैं। इस ब्लॉक का वेट, इस एंगल को थीटा मान लेते हैं। इस ब्लॉक का वेट m2g होगा, उसके 2 कंपोनेंट होंगे, इधर की तरफ m2g साइन थीटा, इधर की तरफ m2g, इधर की तरफ नॉर्मल, इन दोनों के बीच का, उसको हम लोग n1 नाम दे देते हैं। और इधर फ्रिक्शन लगेगा, ये ब्लॉक जब स्लाइड कर रहा है तो एक्सेलरेशन 0 है, मतलब नेट फोर्स 0 है, मतलब इधर क्या लगेगा? एक फ्रिक्शन, जिसका वैल्यू कितने के बराबर होगा? mg sin थीटा, इसी के बराबर होगा, तभी तो नेट फोर्स कैंसिल आउट होगा। मतलब यहाँ फ्रिक्शन है, हालांकि इसमें नहीं होना चाहिए था ये, लेकिन फ्रिक्शन का ही सवाल आ गया। कोई बात नहीं, फ्रिक्शन, ये ब्लॉक इधर स्लाइड का है तो फ्रिक्शन इधर लगेगा। कितना लगेगा? क्योंकि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0 है, तो कितना फोर्स इधर लगाए कि इसका एक्सेलरेशन 0, मतलब नेट फोर्स 0, जितना इधर लग रहा है उतना ही, तो m2g sin थीटा। अब आप इस सिर्फ वेज का FBD देखिए, इस पे क्या फोर्स लग रहा है? तो भाई इसका वेट नीचे लग रहा होगा, कितना? m2g, सॉरी m1g। इस सरफेस का नॉर्मल इस पर ऊपर लग रहा होगा n, इसी को हम लोग को पता करना है। और ये जो ब्लॉक है इस पे नॉर्मल लगा रहा होगा ऐसे, n1, बोलो। और जब ये ब्लॉक स्लाइड कर रहा था तो ब्लॉक पर फ्रिक्शन इधर लग रहा था, क्योंकि कौन लगा था? यही सरफेस। सो फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड
तो इस ट्रायंगल ने इस ब्लॉक पर वेज इधर फ्रिक्शन इधर लगाया था, तो ये ब्लॉक इस ट्रायंगल पर फ्रिक्शन इधर लगाया था, mg cos थीटा, सॉरी m2g sin थीटा, ये फ्रिक्शन होगा। और इस n1 का वैल्यू पता है, n1 का वैल्यू कितना है, m2g cos थीटा। ये रुका हुआ है तो इस रैक्स में फोर्सेस बैलेंस्ड होंगे, जितना फोर्स ऊपर उतना ही फोर्स नीचे। जब गौर से देखिए एंगल थीटा, तो एंगल क्या होगा थीटा, तो m2g sin थीटा का डायरेक्ट कंपाउंड क्या हो जाएगा, m2g sin थीटा इनटू cos थीटा। बोलो दिक्कत है क्या? अब ये थीटा है तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा। बोलो तो इसका इधर की तरफ कंपाउंड कितना हो जाएगा, m2g sin थीटा इनटू इसका इधर की तरफ कितना एंगल होगा, इसका इधर की तरफ कंपाउंड कितना होगा m2g cos स्क्वायर थीटा, और इसका इधर की तरफ m2g sin स्क्वायर थीटा। ये रुका हुआ है मतलब जितना फोर्स इधर उतना ही फोर्स इधर, तो m2g कट गया, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू मतलब sin थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा, मतलब sin थीटा और cos थीटा यहाँ सेम है, ये बात ध्यान रखना। ये कैसा है समझ में बताया ना, इसको और इसको क्या करती है हम लोग बैलेंस करती है। अब जितना फोर्स ऊपर उतना ही फोर्स नीचे, ऊपर कितना फोर्स है n और नीचे कितना फोर्स है m1g प्लस, देखो यहां भी m2g है यहां भी m2g है, तो m2g को कॉमन ले लिए। अब यहां क्या बचा sin थीटा इनटू cos थीटा को मैं sin थीटा लिख सकता हूं, तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, ये लिखा हुआ है sin थीटा, cos थीटा को मैं sin थीटा लिख दूं, लिखा हुआ है सॉरी sin थीटा को मैं cos थीटा लिख दूं cos स्क्वायर थीटा, तो ये 1 हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू जी, ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18, बहुत आसान सा। ये दो ब्लॉक है, इसका वेलोसिटी v1 इसका वेलोसिटी v2 है, v1 बाय v2 बताना है। तो सीधा सीधा कंस्ट्रेंट रिलेशन का सवाल था। यहां टेंशन T इधर मान लीजिए, सेम धागा है, टेंशन T ऐसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ टेंशन T इधर, यहाँ टेंशन T इधर, यहाँ कंस्ट्रेंट क्या लिखोगे TV1, कंस्ट्रेंट होता है TV cos थीटा, तो TV1 और दोनों के बीच का एंगल कितना होगा cos थीटा 1, ठीक है। यहां चलिए जाकर इसमें कंफ्यूज हो तो आप T का ही कंपोनेंट ले लो वेलोसिटी की तरह, तो T का कंपोनेंट कितना हो गया T cos थीटा 1, तो T cos थीटा 1 इनटू V1 ऐसे याद रख सकते हो। इस T का इधर कंपोनेंट ले लो तो कितना हो जाएगा, ये थीटा 2 था, T cos थीटा 2 और वेलोसिटी का अपोजिट है इसलिए माइनस, तो माइनस T cos थीटा 2 इनटू V2 इज इक्वल्स टू 0, तो T कॉमन लेके कटा, ये उधर चला गया, V1 बाय V2 पूछा है, कितना हो जाएगा cos थीटा 2 बाय cos थीटा। ऐसे आसान आसान बहुत सारे सवाल हम लोग किए भी थे लेक्चर में भी, इस तरह से कंस्ट्रेंट लिखते हैं T डॉट V के लिए भी, T डॉट A के लिए भी होता है, T डॉट V के लिए भी। अच्छा ये जो सवाल है ना, इसको एक और मेथड से बना सकते थे, वो ऐसे होता है कि अगर पूरे को हम लोग सिस्टम मान लें, पूरे को सिस्टम नॉर्मल, हाँ पूरे को सिस्टम मान लिए, तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन तो 0 है, इसका भी एक्सेलरेशन 0 है, तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, पूरे को सिस्टम मान सकते। पूरे को सिस्टम लेकिन तभी मान सकते जब दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0 है, ध्यान रखना, दोनों का एक्सेलरेशन 0 है, सिस्टम मान लिए, तो इन दोनों के बीच का नॉर्मल फ्रिक्शन सब दिखाने का जरूरत है नहीं। इस सिस्टम का वेट नीचे लग रहा होगा m1 प्लस m2 इंटू जी, और इस सिस्टम पे ये जो सरफेस है वही नॉर्मल लगा रहा होगा ऊपर, वही तो पूछा है इस सरफेस का नॉर्मल, n इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू जी, बाकी अलग अलग करके दिखा सकते। तो आज के हम लोग यहीं तक रखते हैं, 19 से आगे हम लोग अगले सीरीज में करेंगे, अगले लेक्चर में करेंगे L4 में। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, हैव अ ग्रेट डे।